मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों में मुख्य तत्व शक्ति है। प्रारंभ से ही राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों ने शक्ति के महत्व को स्वीकारा है। कौटिल्य ने दंड शक्ति को राजनीति का मूल आधार माना है, जो शक्ति का ही पर्याय है। पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी शक्ति के महत्व को स्वीकार किया गया है। शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है, ये कहना है लॉर्ड एक्टन का। राजनीति विज्ञान में इस तरह के मिथ्या विचारों से बचने के लिए शक्ति की धारणा को समझना बहुत ही आवश्यक है। सत्य तो यह है कि शक्ति सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है। शक्ति के बिना किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। शक्ति की अति या शक्ति का दुरुपयोग भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। राजनीति विज्ञान में अगर हम देखें तो विभिन्न विद्वानों ने शक्ति की परिभाषाएं दी हैं। रॉबर्ट बायस्टेट के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैकाइवर के अनुसार शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता से है। आर्गेंस्की के अनुसार शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। कौटिल्य के अनुसार समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। रॉबर्ट ए डेल के अनुसार शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किए जाते। शक्ति का जब हम उल्लेख करते हैं तो इससे कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे शक्ति और बल या शक्ति और प्रभाव या शक्ति और सत्ता। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनके बीच परस्पर क्या भेद है। सबसे पहले हम देखते हैं शक्ति और बल। ये शक्ति एक अप्रकट तत्व है और बल जो है वो प्रकट तत्व है। शक्ति यदि एक मनोभाव है तो बल का अर्थ है प्रतिबंधों की व्यवस्था, जिसमें साधारण जुर्माने से लेकर के प्राणदंड तक सम्मिलित होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति के बारे में। राजनीतिक शक्ति में शक्ति के अन्य रूप भी सम्मिलित होते हैं, जैसे धन, शस्त्र सामग्री आदि। और सैनिक शक्ति दमन का वास्तविक रूप है और यह राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत रहती है। शक्ति और प्रभाव अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में अगर समानताओं को हम देखते हैं तो शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है और प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है। इसका मतलब इन दोनों ही परस्पर आपस में मिले जुले हैं और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इन दोनों में कुछ असमानताएं भी हैं। जैसे शक्ति दमनात्मक होती है और प्रभाव अनुनयात्मक होता है। शक्ति के पीछे भौतिक बल होता है और प्रतिबंधों का प्रयोग होता है, जबकि प्रभाव स्वेच्छापूर्ण और मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति अप्रजातंत्रात्मक होती है और प्रभाव प्रजातंत्रात्मक होता है। कोई व्यक्ति शक्ति रखते हुए भी प्रभावहीन हो सकता है और कोई व्यक्ति बिना शक्ति के भी प्रभावशाली हो सकता है। तो ये इन दोनों में असमानता है। शक्ति और सत्ता को अगर हम देखें तो अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने की योग्यता का नाम शक्ति है। शक्ति में आदेश देने की क्षमता होती है। सत्ता के बिना शक्ति अनिश्चित होती है। शक्ति कार्य करने की क्षमता का नाम है और जन स्वीकृति प्राप्त होने पर शक्ति सत्ता बन जाती है। शक्ति में स्पष्टता और निश्चितता का अभाव होता है, जबकि सत्ता निश्चित, स्पष्ट और प्रकट होती है। शक्ति दमन का एक यंत्र है, इसका प्रभाव भौतिक होता है और सत्ता सहमति पर आधारित होती है। अब हम लोग देखेंगे कि शक्ति के स्रोत क्या है, शक्ति कहां से प्राप्त होती है। तो सबसे पहला स्रोत अगर शक्ति का है तो वो है ज्ञान। व्यक्ति के नेतृत्व के गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें से किसी भी एक की कमी शक्ति के समस्त रूप को निरर्थक बना देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्ञान शक्ति का प्रथम स्रोत है। नंबर 2, प्राप्तियां या संपत्ति। प्राप्तियां या संपत्ति को आर्थिक शक्ति भी कहा जाता है। यह शक्ति निर्धारित करने की बाहरी तत्व है। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व और सामाजिक सामग्री की शक्ति होती है। प्राप्तियां शक्ति का एकमात्र स्रोत नहीं है। बिना संपत्ति के भी कोई व्यक्ति अन्य को प्रभावित कर सकता है
और संपत्ति होने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर सके। तीसरा स्रोत है संगठन। जैसा कि कहा भी गया है कि संगठन ही शक्ति है। विभिन्न इकाइयां परस्पर मिलकर संघ बनाती हैं और इससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग में राज्य एक बड़ा संघ है। चौथा स्रोत है आकार। किसी भी संगठन का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक शक्ति होगी, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी संगठन का बड़ा आकार असंतुलन को बढ़ावा देता है। अब हम देखें शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो गोल्ड हैमर और एडवर्ड सिल्स के अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी कही जा सकती है जितनी मात्रा में वो अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके। व्यवहार में परिवर्तन की इस धारणा के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की होती है: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। बल का मतलब है भौतिक शक्ति से दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना। इसमें शक्तिवान व्यक्ति बल का प्रयोग करता हुआ उस समय कहा जाता है जिस समय वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के व्यवहार को भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है। दूसरा प्रकार इसका है प्रभुत्व, अर्थात इच्छा प्रकट करके दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना। जब शक्तिवान व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है तो हम उसको प्रभुत्व कहते हैं। ये आदेश या आग्रह दोनों ही रूप में हो सकता है। तीसरा प्रकार है चातुर्य। इसमें अस्पष्टता की स्थिति होती है। व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया जाता है कि शक्तिवान व्यक्ति आखिर उनसे चाहता क्या है। शक्ति के प्रकार का अगर हम मैक्स वेबर का विचार देखें तो उन्होंने कहा था कि औचित्यपूर्ण शक्ति जो है वो वही शक्ति है। जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है उसको हम दमन कहते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 प्रकार हैं। पहला रूप उसका है कानूनी या वैधानिक रूप। जब अधीनस्थ शक्तिवान द्वारा निर्मित कानूनों, निर्देशों आदि की वैधानिकता में विश्वास करते हैं तो उसको हम औचित्यपूर्ण शक्ति का कानूनी या वैधानिक रूप कहते हैं। दूसरा है परंपरागत रूप। जब शक्तिवान द्वारा प्रचारित आदेश परंपरा के आधार पर पवित्र बन जाए तो हम औचित्यपूर्ण शक्ति का परंपरागत रूप उसे कहते हैं। और नंबर 3 है करिश्मावादी रूप, अर्थात शक्तिवान के व्यक्तिगत गुणों के प्रति भक्ति हो और अनुयायियों को अपने नेता की विशेषताएं प्रायः अद्वितीय प्रतीत होती हैं तो हम औचित्यपूर्ण शक्ति का उसको करिश्मावादी रूप कहते हैं। शक्ति के अन्य प्रकारों में दृश्यता की दृष्टि से यानी कि अदृश्य शक्ति भी हो सकती है, प्रकट भी हो सकती है। दमन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दमनात्मक और अदमनात्मक शक्ति। औपचारिकता की दृष्टि से औपचारिक और अनौपचारिक शक्ति। प्रयोग की दृष्टि से स्वयं धारक द्वारा प्रयोग किया जाता है अर्थात वो प्रत्यक्ष है, या अधीनस्थों द्वारा प्रयोग किया जाता है या अप्रत्यक्ष है। शक्ति की कुछ सीमाएं भी हैं। इतिहास और परंपराएं, सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता, धर्म, नैतिकता, समूहों का दबाव आदि ऐसे तत्व हैं जिनसे शक्ति को सीमित किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोण अगर हम देखें तो प्राचीन काल में शक्ति की धारणा को असीमित या निरंकुश शक्ति से संबद्ध समझा जाता था। इसी कारण इसके प्रति संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक था। वर्तमान समय में शक्ति की धारणा ने पर्याप्त महत्व और लोकप्रियता हासिल कर ली है। जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा होती है। ये इच्छा उसके समस्त कार्यों का आधार होती है। अपनी इच्छा को लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है और जब व्यक्ति इस दिशा में चेष्टा करता है तो शक्ति या संघर्ष के तत्व का उदय होता है। लास्वेल का मानना था कि राजनीतिक विज्ञान में शक्ति और मूल्य दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में शक्ति के प्रकार, शक्ति के स्रोत और शक्ति के दृष्टिकोण के बारे में आप परिचित हुए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।